हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशन की चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है और कैसा संबंध होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है, और जब भी इस संबंध की हम चर्चा करते हैं तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि फैक्चुअली या इन रियलिटी इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखते हैं या एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे रिलेटेड हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि ये है से संबंधित है। ठीक है, क्या है यानी कि इज क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम ऑट की चर्चा करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ किस तरीके का संबंध शेयर करना चाहिए या इन दोनों के बीच का कैसा संबंध होना चाहिए। तो ये ऑट क्वेश्चन है, चाहिए से संबंधित है, और ये दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा नॉर्मेटिव है। तो इन पर चर्चा करने से पहले हमें ब्रीफली ये भी देख लेना चाहिए कि इंडिविजुअल और सोसाइटी हैं क्या, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को समझ लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसा है कि हम आगे आने वाले क्लासेस में इंडिविजुअल और सोसाइटी पर इंडिपेंडेंट क्लास लेक्चर्स करेंगे। इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंडिविजुअल क्या है, सोसाइटी क्या है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट कर देना ही ज़रूरी है कि इंडिविजुअल से हम क्या समझ रहे हैं और सोसाइटी से हम क्या समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल का यहाँ पर क्या अर्थ लिया जा रहा है। इंडिविजुअल किसी भी ऐसे यूनिक पर्सन को कहा जा सकता है जिसके पास अपनी खुद की थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और एक्शंस हैं। ये थॉट, इमोशन और एक्शंस, ये तीनों के तीनों अगर आप कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे या जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन के जो 3 फंक्शंस बताए गए हैं, कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव, इन्हीं तीनों पार्ट्स को एक तरीके से ये एक्सपोज करता है या ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन इंडिविजुअल कहला सकता है जो कि अपने थॉट्स रखता हो, उसके अपने इमोशंस हो और वो एक्शंस कर सके, उसके पास ऑटोनॉमी हो एक्शंस करने की एज पर देयर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम इंडिविजुअल कहते हैं। तो इंडिविजुअल को इसी अर्थ में लेके चलना है, और इस अर्थ में यदि आप इंडिविजुअल को लेंगे तो जो भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने थॉट्स, इमोशंस या एक्शंस नहीं रखता है उसे आप इंडिविजुअल नहीं कहेंगे। जैसे कि इनसेन पर्सन या न्यूबॉर्न बेबी, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं कहलाते हैं, बिकॉज दे डोंट पजेस देयर ओन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। और सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो एक साथ एक कम्युनिटी में रहता है, यानी एक कम्युनिटी में जब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, और वो साथ रहते हैं, उनका अपना एक गोल होता है, वो सोसाइटी के लिए उस पर्पस, एक गोल या पर्पस के लिए काम करते हैं और वो हमेशा उस कम्युनिटी में साथ रहते हैं। तो ये लिविंग टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो एक सेट ऑफ जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उनका साथ रहना एक कम्युनिटी में एक सोसाइटी को रेफर करता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख के ही हम लोग आगे इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन की बात करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट में, बहुत एक ब्रीफ इनिशियल इंट्रोडक्शन है इंडिविजुअल और सोसाइटी का, और ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम आने वाले लेक्चर्स में इंडिविजुअल की अलग से चर्चा करेंगे और सोसाइटी की फिर अलग से चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में या किसी भी समाज में, किसी भी देश में ये साफ साफ दिखता है कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो व्यक्ति हैं और जो समाज है, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं।
यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वो एक दूसरे को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि एक एग्जिस्टिंग सोसाइटी में अगर ये सोसाइटी है और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स इस पूरे सोसाइटी को और ये सोसाइटी इन इंडिविजुअल्स को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक देखा हुआ, समझा हुआ, महसूस किया हुआ तथ्य है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिविजुअल्स के जो एक्शंस होते हैं, इंडिविजुअल्स के जो बिलीव्स हैं या वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो सोसाइटी को शेप करते हैं। यानी कि आज के सोसाइटी में जिस तरीके के इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे उनके थॉट्स होंगे, जैसे उनके बिलीफ सिस्टम होंगे, वैल्यू सिस्टम होंगे, सोसाइटी उसी तरीके से चेंज होती है। तो सोसाइटी इंडिविजुअल्स के एक्शंस, बिलीव्स और वैल्यूज से चेंज होती है और इंडिविजुअल्स सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वही सोसाइटी उनको इन्फ्लुएंस करती है, उनके बिहेवियर को, उनके आइडेंटिटीज़ को फॉर्म करती है, स्ट्रक्चर करती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि एक समाज में इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेसिकली डिस्कस किया जाता है और बहुत बार ये क्लैश का, कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है कि जब हम इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो कौन एंड है और कौन मीन्स है। यानी कि जो साध्य है वो क्या है और साधन क्या है। और साध्य साधन का झगड़ा इसलिए है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो भी साध्य होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और जो साधन होगा वो कम इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि एंड के लिए हम मीन्स का यूज़ करेंगे। अगर सोसाइटी एंड होगी तो हम, अगर सोसाइटी को एंड माने तो इसके लिए मीन्स कौन होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, एंड द वाइस वर्सा। अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंड होंगे तो इनके लिए मीन्स कौन होंगे, सोसाइटी। ठीक है, तो ये एंड और मीन्स का जो क्लैश है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है, उसको समझने के लिए या बहुत सारे लोगों ने इनके बीच के रिलेशन को समझने के लिए कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, दो तरीके के अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करते हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं होमोसेंट्रिक या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक और दूसरे को कहते हैं सोशियोसेंट्रिक। होमो या एंथ्रो का मतलब होता है मैन बेसिकली। सो एक तो मैन सेंट्रिक हो गया। मैन सेंट्रिक कहने का ही मतलब है कि जो इंडिविजुअल है या जो मैन है वो सेंटर में है और सोसाइटी उसके अराउंड एग्जिस्ट करती है। यानी कि मैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सोसाइटी उनके लिए है, उनके लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए सोसाइटी को होना चाहिए, रन करना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत जो इसका कंट्रेरी एक सिद्धांत है या थियरी है, उसे हम कहते हैं सोशियोसेंट्रिक। सोशियोसेंट्रिक कहता है कि जो सोसाइटी है वो सेंटर में है और इसके बाहर या इसके जो अराउंड है वो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो ये जो दो अप्रोचेस हमें मिलते हैं इनके रिलेशन को समझने के लिए, वो बड़े एकांगी हैं और किसी एक फैक्टर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का काम करते हैं। आगे अब हम इस रिलेशनशिप को समझने के लिए दो प्रोमिनेंट थियरीज का सहारा लेंगे। ठीक है, दो प्रोमिनेंट थियरीज हमें मिलती हैं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें दो थियरीज सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रिलेशनशिप को कैसे जस्टिफाई किया जाता है या इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या बात की जाती है, एज वेल एज सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें कैसे देखा जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। पहले हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझना आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका। अब देखिए, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन दो एंटिटीज़ को यानी इंडिविजुअल और सोसाइटी को रिलेट करने के लिए ये कहता है कि कैसा इनका संबंध है। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी फैक्चुअल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है और हम जानते हैं कि यहाँ पर हम फैक्चुअल स्टडी करते हैं, स्टेटिस्टिकल डेटा के आधार पर जैसा ऑब्जर्व करते हैं, जैसा पाते हैं, जो कि स्टेट ऑफ अफेयर होता है, वैसा ही डिस्क्राइब करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, तो हम सोशियोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीन थिंकर्स ने एक थियरी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थियरी है जो ये बताती है कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कैसा संबंध था या है।
यानी कि ये फैक्ट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी डिफाइन करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को कुछ चीज़ों के आधार पर, जैसे कि वॉलंटरी अग्रीमेंट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन एंड एक्सचेंज ऑफ फ्रीडम्स फॉर सोशल बेनिफिट्स। यानी कि इंडिविजुअल्स जो थे वो एक टाइम बीइंग पर साथ में आते हैं, एक वॉलंटरी एग्रीमेंट करते हैं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है उनका, और वो कहते हैं कि हम एक्सचेंज करेंगे अपने फ्रीडम्स सोशल बेनिफिट के लिए। यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 एंड लाइक दिस एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ बैठ करके एक ट्रीटी बनाते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम लोग कम्युनिटी में रहेंगे और उस कम्युनिटी में एक दूसरे के सोशल बेनिफिट्स का ध्यान रखेंगे। आप मेरे बेनिफिट्स को प्रिजर्व करने में मेरी हेल्प करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वहाँ से कोऑपरेशन, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हम लोग आगे भी देखेंगे, सोसाइटी को पढ़ते समय भी देखेंगे। और बेसिकली ये इसलिए यूज़ किया जाता है ये सिद्धांत जहाँ पर कि ज़रूरत पड़ती है कि सोसाइटी फॉर्म कैसे हुई, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि समाज की उत्पत्ति कैसे होती है। और उसे कहा जाता है कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स थे वो बैठ करके करते हैं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने इसको प्रोपाउंड किया, इसके आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट थिंकर्स थे, सपोर्टर्स थे, जिसमें से कि हॉब्स का कहना था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बाई नेचर बारबेरियन हैं, सैवेज हैं, एनिमलिस्टिक हैं, जबकि लॉक एंड रूसो का कहना था कि नहीं, बाई नेचर वो सोशल बींग्स हैं, डिवाइन बींग्स हैं, नोबल सोल्स हैं। तो आगे इनका हम और भी डीप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, बट फिलहाल अभी देखते हैं कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक दूसरा हमें सिद्धांत मिलता है जिसे हम कहते हैं सोशल ऑर्गेनिज्म थियरी, जिसके सपोर्टर्स थे हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खीम, आगस्ट काम्टे, जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल एट्सेट्रा। ये सारे लोग क्या कहते हैं कि ये जो समाज है उसमें जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, इनके बीच का जो संबंध है वो कुछ ऐसा है जैसे कि ये सोसाइटी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह हो, यानी अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि ये ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, ऑर्गन 4 एट्सेट्रा। सो एन नंबर ऑफ ऑर्गेन्स आर देयर, और ये सारे ऑर्गेन्स मिल करके इस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इनका कहना है कि जो सोशल ऑर्गेनिज्म थियरी है वो डिफाइन करती है इस रिलेशनशिप को बेस्ड ऑन सम इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ लार्जर सोशल ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक लार्जर सोशल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये ऑर्गेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और मिल करके इस ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए, वेलबींग के लिए या कलेक्टिव वेलबींग के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी को एक ऑर्गेन की तरह देखा गया है, ऑर्गेनिज्म की तरह देखा गया है जिसके बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं और ऑर्गेन्स आर इंडिविजुअल्स, द होल ऑर्गेनिज्म इज द सोसाइटी। तो इस रूप में ये दो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं, और जो कि फैक्चुअल है। ये नहीं कह रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी को इस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करना चाहिए, बल्कि इसका दावा है कि ये ऐसा ही रिलेशनशिप शेयर करते हैं। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहेगा कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में सामाजिक समझौते का संबंध है, दूसरा कहेगा कि इनके बीच में आंगिक संबंध है, एक अंग है एक अंगी है। इस तरीके से ये इसको बताते हैं। अब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हम देखेंगे कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का, उसे कैसे देखा जाए। तो उसके लिए सबसे पहला सिद्धांत मिलता है इंडिविजुअलिस्टिक थियरी, जिसे हम इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं, व्यक्तिवाद या व्यक्तिवाद इसे कह सकते हैं आप, इंडिविजुअलिज्म कह सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठतावादी सिद्धांत भी इसको समटाइम्स कहा जाता है। ये क्या करता है कि इंडिविजुअल जो है उसे सेंटर में रखता है। जो सोशल और पॉलिटिकल एनालिसिस हैं उनके सेंटर में इंडिविजुअल होता है, और ये एम्फेसाइज करता है पर्सनल ऑटोनॉमी को, नेचुरल राइट्स को, लिमिटेड गवर्नमेंट को, फ्री मार्केट्स को और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। यानी इंडिविजुअलिस्टिक थियरी का कहना है कि इंडिविजुअल शुड बी गिवन मच मोर इम्पोर्टेंस
किसी भी सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, सोशल पॉलिटिकल डोमेन में इंडिविजुअल को सेंटर में होना चाहिए, और जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेम होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उनका काम ही होगा कि इस इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी को, उसके राइट्स को प्रिजर्व करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले, उसका पर्सनल ग्रोथ हो, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। यानी कि इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी को वर्क करना चाहिए, तो इंडिविजुअल को सेंटर में होना चाहिए। इस तरीके का संबंध, तो ये चाहिए का प्रश्न है ना, कैसा संबंध होना चाहिए? तो इंडिविजुअलिज्म का कहना है कि इंडिविजुअल को सेंटर में होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी को काम करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत देखते हैं, ऑर्गेनिक थियरी या ऑर्गेनिसिज्म। जो आंगिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि एक तरीके का फ्रेमवर्क देता है ये सिद्धांत, और वो देखता है सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म की तरह। अब देखता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जिसको कि हम लोग पिछले भी सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक थियरी में देख रहे थे कि ऐसा ही संबंध है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, कि एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा उसका ऑर्गन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये संबंध जैसा दिखा रहा है वैसा ही सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो उनको इंटरकनेक्टेड होना चाहिए आपस में, जहाँ पर कि जो सोशल इंटरडिपेंडेंस है, जो हार्मनी है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या सोशल कोहेजन है, इन सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गुड पर ये ज़्यादा जोर देते हैं, यानी किसी एक इंडिविजुअल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़ या उसका पर्सनल फ्रीडम, उसकी चॉइसेस, उसकी ऑटोनॉमी, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि सोसाइटी एज सच का बेनिफिट, इस पूरे सोसाइटी का, जिसमें कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं और वो सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो सोशल कोहेजन है, सोशल कोऑपरेशन है, सोशल हार्मनी है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, जहाँ पर कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोसाइटी को मिलना चाहिए, न कि किसी एक इंडिविजुअल को। और ये सिद्धांत जो है, जो ऑर्गेनिसिज्म है, ये इंडिविजुअलिज्म का एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पर हम हाईलाइट किसको करते हैं, कलेक्टिव एंड सोशल, कलेक्टिव इन सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिविटी, जो समष्टिवाद है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों की जो समष्टि होती है, जो कलेक्टिव होल है, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा कि व्यष्टि इम्पॉर्टेंट था, व्यक्ति इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पर समष्टि इम्पॉर्टेंट है। और एक कहता है कि व्यक्ति को सेंटर में होना चाहिए, व्यक्ति के लिए सोसाइटी को काम करना चाहिए, सोसाइटी और व्यक्ति का संबंध ऐसा ही होना चाहिए कि इंडिविजुअल को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए ही सोसाइटी होनी चाहिए। इस तरीके पर जोर देने वाला एक सिद्धांत है। और दूसरा ठीक इसका उल्टा सिद्धांत है, जो कि ये कहता है कि सोसाइटी के लिए व्यक्ति को होना चाहिए। तो सोसाइटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति को यदि कहीं अपने नेचुरल राइट्स छोड़ने पड़े या अपनी ऑटोनॉमी, अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी भी छोड़नी पड़े, तो भी समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए या समाज की प्रगति के लिए व्यक्ति को कुर्बान करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो थियरीज हमने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस की, और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख चुके हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी और सोशल ऑर्गेनिज्म जो थियरी है, उनका इस पर क्या कथन है। अब एक सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में से या दोनों काउंटर पर्सपेक्टिव में से किसी एक को मानना ही ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हों? जैसा कि लगता है कि सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, और हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, लॉज एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, और जो सोसाइटल नॉर्म्स या लॉज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका कितना लिमिटेशन होना चाहिए इंडिविजुअल्स पर, ये भी निर्धारित होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल्स
के सोशलाइजेशन में या इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटीज़ को शेप करने में सोसाइटीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस है. अगर सोसाइटी नहीं हो, हम जानते हैं कि एरिस्टोटल ने कहा था कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, राइट. सो वी आर सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. सो एरिस्टोटल का ये कहना कि हमारे अंदर एक सोशल इंस्टिंक्ट है और बाय इंस्टिंक्ट वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम बिना सोसाइटी के सर्वाइव नहीं कर सकते. आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स का जो बेबी है वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल और वल्नरेबल होता है. यदि उसे तुरंत किसी की मदद ना मिले तो वो अन्य जीवों के बच्चों की तरह सर्वाइव नहीं कर सकता है ऑन देयर ओन. सो वी आर रियली फ्रेजाइल, वी आर सोशल बींग्स, वी नीड सोसाइटी टू शेप आवर आइडेंटिटीज एंड टू बिकम एन इंडिविजुअल. फिर हम जानते हैं कि फैमिली, एजुकेशन, कल्चर या जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरीके के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, उनके बिलीफ को और बिहेवियर्स को. हमारे जो भी वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, या हमारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, कस्टम है, हम जिस टाइप के थिंकिंग रखते हैं, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम जिस तरीके का एक्ट करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही आता है. The kind of family we are raised in, the kind of education system we are trained in, the culture we are living in, ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. और रिलीजन और कल्चर और एजुकेशन और फैमिली, द सोसाइटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारे वैल्यूज़ को, बिलीव्स को शेप करते हैं. तो हम इग्नोर नहीं कर सकते सोसाइटी का इंडिविजुअल्स पर जो इन्फ्लुएंस है उसको. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिविजुअल्स भी सोसाइटी को चेंज करते हैं. एक इंडिविजुअल भी सोसाइटी में बहुत परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रभावित करता है इंटरकनेक्टेडनेस के कारण. और फिर हिस्ट्री इस बात का गवाह रही है कि इस समाज को बदलने में इंडिविजुअल्स ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं. तो इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट्स हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी में, और इस सोसाइटी के प्रति उनके कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं. तो सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप, चाहे हम फैक्चुअली डिस्कस कर रहे हो या फिलोसॉफिकली डिस्कस कर रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली जुड़े हुए हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसा कि शुरू में ही हम लोगों ने देखा था. और किसी एक को महत्वपूर्ण कह देना ये बहुत सही नहीं लगता है. आगे हम ये भी समझते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कॉमन गुड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में, या जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, उनको मेंटेन करने में हमारे इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करते हैं. ये किसके लिए नॉर्म्स हैं? अगर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स या लॉज हों और इंडिविजुअल्स ही उसे फॉलो ना करें, या इंडिविजुअल ही उसको मेंटेन ना करें, तो इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो इंडिविजुअल्स हैं जो सोसाइटी को सस्टेन करने में मदद करते हैं. लेकिन ये भी सत्य है कि जो सोसाइटी है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, जो सोशल जो एक सेटअप है, वो नेविगेट करता है हमारे इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज़ को प्रिजर्व करने में और सोशल कोहेजन को प्रमोट करने में. क्योंकि किसी भी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अपने राइट्स के बीच में और अपने अपने वेल बीइंग या गुड के प्रति कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लैश हो सकता है. ऐसे में हम उस पूरे सोशल सेटअप के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो पूरे सोसाइटी को सेंटर में रखते हैं. क्योंकि अगर ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी होगी तो हर एक तरह तरह के लोग यहाँ पर होंगे और वो एक दूसरे से बहुत अलग होंगे. तो ऐसे में जो सोशल गुड है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी हो जाता है, और वहाँ पर इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को समटाइम्स थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करना पड़ सकता है, कम करना पड़ सकता है, एट्सेट्रा. तो सोशल गुड भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल गुड भी इम्पॉर्टेंट है. और सोशल चेंज तो इंडिविजुअल एजेंसी और कलेक्टिव एक्शंस दोनों से आते ही हैं. और हमारे पास प्लेंटी ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मूवमेंट्स के भी, जहाँ पर कि इंडिविजुअल्स ने ऐसे रोल प्ले किए हैं कि पूरे सोशल प्रोग्रेस को, पूरे सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस को उन्होंने चेंज किया है, ड्राइव किया है. जस्ट लाइक अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी एंड मेनी अदर्स हैव डन इन द हिस्ट्री. सो ये जो रिलेशन है इंडिविजुअल और सोसाइटी का, वो आदर्शवादी भी है, वो इस तरीके का प्रत्यक्षवादी भी है. और आप कह सकते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं. आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग
इंडिविजुअल्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद सोसाइटी पर चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के दौरान भी कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास फ़िलहाल यहाँ पर बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।